नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में और आज फिर जानेंगे क्वथन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो है गलनांक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें गलनांक और एक फ्रीजिंग पॉइंट भी बताया गया था हिमांक। आज हम बात करेंगे क्वथन या क्वथनांक के बारे में। क्वथन होता क्या है, ये भी क्या होता है कि एक जो है पदार्थ की अवस्था होती है। ठीक है, जैसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने क्वथन का जो है डिफिनेशन लिख दिया है, परिभाषा लिख दिया है। क्वथन होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग, और अगर बॉइलिंग को हम जानना चाहें तो इसको उबालना बोलते हैं। जैसे उबालना शब्द आप लोग सुने होंगे, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो उबालने को ही बॉइलिंग कहा जाता है, मतलब क्वथन बोला जाता है विज्ञान की भाषा में। अब इसमें होता क्या है, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें ऊष्मा बढ़ा दी जाती है। मतलब जब उसे गर्म किया जाएगा तो गर्म करने का मतलब क्या होगा कि उसमें ऊष्मा को बढ़ा दिया जाएगा। ऊष्मा बढ़ता है तभी जाकर वो गर्म होता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। मतलब जो प्रोसेस होगा, जो क्रिया होगी वो क्वथन की हो जाएगी। ठीक है, मतलब किसी भी द्रव पदार्थ को गर्म करना, तो गर्म करने पर मतलब उसमें ऊष्मा देने पर जब वो गैस बदलेगा तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि गर्म करने पर द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पर, ये जो द्रव पदार्थ के कण होते हैं इस तरह से नजदीक नजदीक थोड़ा सा होते हैं। ठोस की अपेक्षा तो कम होते हैं लेकिन द्रव में नजदीक नजदीक होते हैं। ये गर्म करने की वजह से इनके कणों के बीच में काफी दूरियां आ जाती हैं, मतलब कुछ दूर दूर हो जाते हैं। और साथ ही बुलबुले उठने लगते हैं, जो है बुलबुले उठने लगते हैं। और बुलबुले उठने से जो है वो गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। इस तरह से गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं क्वथन, मतलब उबलना। अब ये क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक मतलब एक तापक्रम होता है, एक निश्चित ताप कह सकते हैं जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ जो है गैस अवस्था में बदल जाए। जैसे यहाँ पर अगर क्वथनांक का देखना चाहेंगे तो दिया वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है, क्वथनांक करते हैं उसको। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जल होता है, जल जो होता है वो द्रव की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव की अवस्था में होता है। ठीक है, अब इसको जब गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने के बाद सीधे जो है ये बदल जाता है किस अवस्था में? गैस अवस्था में। इसमें से क्या होता है कि बुलबुले निकलने लगते हैं, और बुलबुलों के साथ साथ ये जो है वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वाष्प में। इसी जो ये जो क्रिया होती है बदलने की, इसको क्वथन बोलते हैं, और इसी को हम लोग उबालना भी बोलते हैं। और ये जिस तापक्रम पर होता है, जिस निश्चित ताप पर होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्वथन और क्वथनांक का आप लोग को समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं जो है वाष्पीकरण की। तो अगली अवस्था परिवर्तन की बात कर लेते हैं। अगला जो अवस्था परिवर्तन है वो वाष्पीकरण का है। कौन सा है? वाष्पीकरण। इसको इवापोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वाष्पीकरण होता क्या है, समझ लो एक प्रकार से कि जो क्वथन में जो प्रोसेस था, जो क्वथन की क्रिया थी, बस वही वाष्पीकरण की। अब क्वथन वाष्पीकरण कैसे हो गया? आप लोग कहोगे कि सर जी इसमें तो अंतर होता है, क्वथन में अंतर होता है, वाष्पीकरण में भी अंतर होता है। हाँ तो बिल्कुल, मैं भी कहा मना करूं, अंतर दोनों में होता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ समझने के लिए कि आप क्वथन को कुछ समय तक ये समझो कि वो वाष्पीकरण, या वाष्पीकरण को कुछ समय तक समझो कि क्वथन है। बस अगर अंतर की बात करूं दोनों में, तो अंतर यह है कि जो क्वथन होता है उसमें आपको ताप देना होता है। उसमें जो ताप होता है वो निश्चित होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि हाँ इतना ही ताप देना है तब जाकर क्वथन होगा। अगर उससे ताप कम है तो क्वथन बिल्कुल नहीं होगा। और वाष्पीकरण में क्या होता है कि इसमें आपको कोई फिक्स टेम्परेचर देना ही नहीं, आपको कोई निश्चित ताप देना ही नहीं, वो अपने से होगा। मतलब कह सकते हैं सामान्य ताप पर होगा। अभी सामान्य ताप क्या है? तो सामान्य ताप अगर मैं बताऊं तुम लोगों को दोस्तों, तो सामान्य ताप का मतलब एक कमरे का ताप। अगर आप किसी कमरे में हैं, वो कमरे का जो ताप होता है उसी को सामान्य ताप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं।
तो क्वथनांक से कम ताप पर गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण, मतलब क्वथनांक से कम ताप, जितने ताप पर क्वथन होता है जल का, उससे कम ताप पर अगर वो फिर वाष्प में बदल जाए तो उसे वाष्पीकरण कहेंगे। अगर क्वथन वाले ताप पर बदल जाए तो क्वथनांक कहेंगे, लेकिन क्वथनांक से कम ताप रखने पर अगर वो द्रव वाष्प में बदल जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा डेफिनेशन क्या है, तो दूसरा परिभाषा देख सकते हैं, जब सामान्य ताप पर कोई द्रव गैस की अवस्था में बदल जाता है, इस क्रिया को वाष्पीकरण, मतलब किसी सामान्य ताप पर कोई द्रव जो है, कोई जल है, अगर वो गैस अवस्था में बदल जाए, भाप बन जाए, वाष्प बन जाए, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का वाष्पीकरण की क्रिया। अब इसको बाय एग्जांपल समझते हैं, उदाहरण के द्वारा। जैसे आप देखे होंगे कि किसी जो है, यहाँ पर कह सकते हैं एक जो तालाब होता है, क्या होता है, तालाब, उसमें जो है जल भरा होता है, पानी भरा होता है तालाब में। गांव घरों में देखे होंगे, कहीं गांव में तालाब होता है। अब उसमें गर्मी के समय में वो जो जल होता है वो क्या होता है, सूख जाता है। जल क्या होता है, सूख जाता है। अब ये जल सूख जाता है तो ये जल जो होता है ये किस में बदल गया, भाप में बदल गया, वाष्प में बदल गया। किसमें बदल गया, वाष्प में। लेकिन अब किस ताप पर बदला, ये ताप किसी को पता नहीं है, ये कोई निश्चित ताप ही नहीं है। अब हम लोग तो गए नहीं थे तालाब को गर्म करने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ जल को गर्म कर सकते हैं, किसी बर्तन में गर्म कर सकते हैं, उसका क्वथनांक देख सकते हैं, उसको उसमें बॉइलिंग कर सकते हैं, क्वथन कर सकते हैं, उसको उबाल सकते हैं। अब इस पूरे तालाब के पानी को कौन उबालेगा, अब इसको तो हम जाएंगे नहीं उबालने के लिए। ये तो जब भी उबलेगा, जब भी गर्म होगा, सूर्य की गर्मी से हो सकता है, गर्मी के मौसम में। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई इसको वाष्पीकरण कहेंगे। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वथन में भी यही क्रिया हुई थी, मतलब द्रव गैस में ही बदला था। वाष्पीकरण में भी वही क्रिया हो रही है, मतलब जो द्रव है वो गैस में भी बदल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा कुछ समय के लिए क्वथन को और वाष्पीकरण को आप एक समझिए। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको ताप नहीं देना है, इसमें कोई निश्चित ताप नहीं होता है, जबकि क्वथन में निश्चित ताप होता है। अगर जल का क्वथनांक पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर जो जल है, अब इसका आप वाष्पीकरण करेंगे, इसमें कोई क्वथन नहीं होता, इसमें हम लोग गर्म नहीं करते, अपने से होता है, सामान्य ताप पर होता है, सूर्य की गर्मी से होता है। दूसरा अगर हम समझना चाहें, दूसरा आप लोग देखे होंगे जो कपड़े होते हैं, जो क्या होते हैं, कपड़े, वो सूखते हैं। कपड़े क्या होते हैं, सूखते हैं। जैसे अगर कोई गीला कपड़ा है, यहाँ पर गीला कपड़ा लिख दे रहा हूँ, तो गीला कपड़ा या गीले कपड़े सूखते हैं। गीले कपड़े कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जब कपड़े गीले होते हैं, उनको अगर हम बाहर डाल देते हैं तो उनके अंदर से जो पानी की मात्रा होती है, जो वाष्प की जो जल की मात्रा होती है, वो धीरे धीरे वाष्प में बदलकर, मतलब धीरे धीरे भाप में बदलकर जो है वो चली जाती है, वो कपड़े तब सूख जाते हैं। अब ये भी जो क्रिया होगी वाष्पीकरण की होगी। कौन सी क्रिया होगी, वाष्पीकरण की होगी। कभी चाय पीते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जब चाय ज्यादा गर्म होती है तो उसको प्लेट में क्या करते हैं, उसको प्लेट में जो है डालकर उसको थोड़ा सा जो ठंडा कर लेते हैं। ये कौन सी क्रिया, ये भी हो गई वाष्पीकरण। किसी चीज को सुखाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि उसको ज्यादा क्षेत्रफल पर किया जाता है, मतलब पूरा फैला दिया जाता है। हम लोग के गाँव में क्या होता है कि गाँव में जब गेहूं जो होता है, गेहूं अनाज होता है, उसको जब धोया जाता है तो धोने के लिए उसको जितना जल्दी सुखाने के लिए, मतलब उसको जितना जल्दी सुखाया जाता है, तो गांव की महिलाएं क्या करती हैं, उसे जो है किसी सतह पर पूरे उसको क्या कर देंगी, उसको फैला देंगे। अब उसमें क्या कर देंगे, उनको तो पता नहीं हो कि ये क्षेत्रफल का, ये मामला किसका है, क्षेत्रफल का है, एक विज्ञान का मामला। लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ, इसको अगर जितना ज्यादा फैला दिया जाएगा उतनी जल्दी से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ये एक प्रकार से क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि जो वाष्पीकरण होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे में क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अगर ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा है। जैसे इस तालाब में पानी भरा है, इसी पानी को पूरा फैला दिया जाए चारों तरफ से, जल्दी सूख जाएगा।
कि क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी तेजी से होगी। दूसरा, ये तापमान पर मतलब मौसम पर आधारित होता है। अगर मौसम आर्द्र है, कैसा मौसम है, आर्द्र मौसम है, ठीक है, बारिश का मौसम है, तो भैया वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी। बारिश में देखोगे कपड़े बहुत जो है जल्दी नहीं सूखते हैं। तो अगर आर्द्र मौसम है तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होगी वो धीमी होगी। अगर शुष्क मौसम है, कैसा मौसम है, शुष्क, शुष्क मौसम कहने का मतलब गर्मी का समय है, तो जो कपड़ा 1 घंटे में सूखना है वो आधे घंटे में सूख जाए। तो ये तापमान पर, क्षेत्रफल पर, ठीक है, और वायु की गति पर। वायु गति का मतलब अगर वायु गति तेज है तो वाष्पीकरण की क्रिया जल्दी होगी। हवा में देखते हो ना, हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वायु गति अगर कम है तो जो है वाष्पीकरण होगा, लेकिन उसकी क्रिया क्या होगी, धीमी होगी। इतना से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नहीं वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया जो है क्वथनांक या क्वथन की क्रिया से धीमी है कि तेज है। तो मैं बताऊं तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो क्वथनांक की क्रिया से बहुत धीमी होती है। मतलब क्वथनांक तेजी से होता है, क्वथन तेजी से होता है, लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है, धीरे धीरे होता है। अगर आप पानी को गर्म करना चाहें तो आप 1 घंटे में उसको निश्चित ताप देकर गर्म करके भाप भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे खुले स्थान पर छोड़ दें, कहीं पर उसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो अपना जो है सूर्य की गर्मी से वो अपना भाप में बदलेगा, तो उसको समय लग जाएगा ज्यादा। तो वाष्पीकरण की क्रिया कैसी होती है, धीमे धीमे होती है, और क्वथन की क्रिया कैसी होती है, तेज होती है, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण करते किसे हैं, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, और वाष्पीकरण के कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए, जैसे तालाब का पानी, नदी का पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण हो गया। गीले कपड़े सूखते हैं या कोई भी गीला वस्तु रहता है, अगर वो अपने से सूख रहा है, अपने से, तो उसको कहते हैं वाष्पीकृत हो रहा है, मतलब वो वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में। अगली अवस्था परिवर्तन मतलब ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन को जो दोस्तों इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन भी एक प्रकार की क्रिया होती है। अब ये क्रिया किसे करते हैं इसको जान लेते हैं। इसमें दिया है कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इससे ऊर्ध्वपातन करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई ठोस पदार्थ लिया, वो बिना द्रव में बदले आप उसको गर्म करेंगे तो निश्चित ही द्रव में बदलेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा ना हो, मतलब वो द्रव में बदले ही नहीं और सीधे गैस बदल जाए, मतलब भाप बन जाए, वाष्प बन जाए, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, तो इसी क्रिया को दोस्तों कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो वो द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाए, वाष्प बन जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। जैसे में आपका कपूर होता है, नौसादर होता है, आयोडीन होता है। कपूर देखे होंगे दोस्तों आप लोग मंदिरों में या कहीं पूजा पाठ अगर जो किया जाता है तो वहां पर कपूर जरूर जलाया जाता है। और कपूर जब जलाया जाता है तो आप एक चीज और देखे होंगे कि जैसे ही वो उसको जलाया जाता है तो पहले तो कपूर होता है ठोस, कपूर कैसा होता है, इस तरह से ठोस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको जलाया जाता है वो तुरंत जो है द्रव में बदले बिना वो सीधे गैस में बदल जाता है, मतलब वो सीधे वाष्प बन जाता है, ठीक है। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको एक तरीके से और से देख लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से समझेंगे दोस्तों ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है। जैसे ठोस पदार्थ, कौन सा पदार्थ, ठोस पदार्थ जब गैस पदार्थ में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, तो जब ठोस पदार्थ जो होता है वो गैस अवस्था में बदल जाता है डायरेक्ट, सीधे, इस क्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जब कोई ठोस पदार्थ सीधे उसको गर्म किया जाए, जलाया जाए तो वो गैस में बदल जाए, भाप बन जाए, तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अब इसका अगर उदाहरण है तो कपूर है, नवसादर है, आयोडीन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को ऊर्ध्वपातन परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अगली अवस्था परिवर्तन क्या है, संघनन है, ठीक है। संघनन को कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये संघनन क्या होता है, इसमें किस अवस्था परिवर्तन होती है, कौन सी अवस्था किस में परिवर्तित होती है, किस में बदलती है, इसके बारे में जान लेते हैं।
इस संघनन में क्या होता है दोस्तों कि जो गैस अवस्था में जो पदार्थ होता है, मतलब जो पहले से ही वाष्प होता है, भाप होता है, जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो जो है द्रव अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे बरसात, मतलब जो बारिश होती है, वो बारिश का होना भी एक संघनन की क्रिया होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि पहले से ही नदियों का जो छोटे छोटे तालाब जो होते हैं, जो जलाशय होते हैं, इन सब का, नहरों का जो पानी होता है वो भाप बनकर, मतलब वाष्प बनकर जो है ऊपर जाता है, ठीक है, बादलों में। अब वहां पर क्या, कौन सी क्रिया होती है, जब वहां पर वो ठंडा होता है तो संघनन की क्रिया होती है। मतलब वही वाष्प जो भाप होते हैं वो जल के रूप में जमा हो जाते हैं, द्रव के रूप में जमा हो जाते हैं, और फिर वही जो है धरती पे गिरते हैं, उन्हीं को हम जो है बारिश बोलते हैं। बस सेम प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी पदार्थ को वाष्प, पदार्थ के वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव की अवस्था में आ जाए, इस क्रिया को कहेंगे संघनन। जब किसी पदार्थ के वाष्प को, मतलब उसके भाप को, उसकी गैस अवस्था को जब ठंडा किया जाता है तो वो द्रव के रूप में आ जाता है, मतलब वो जल की तरह हो जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। अब कैसे होता है इसको समझो। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि आप गिलास में जो है बर्फ का टुकड़ा भर दें, इस गिलास में क्या रख लेते हैं, बर्फ का टुकड़ा रख लेते हैं, या ठंडा पानी कह सकते हैं, उसको इसमें रख लेते हैं। इसमें मैंने रख दिया बर्फ का टुकड़ा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हो गया बर्फ, ठीक है। जब बर्फ इसके रख लेते हैं यहाँ पर किसी भी गिलास में या किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में, तो इसमें रखने के बाद देखेंगे कि इसके किनारों पर, इसकी जो दीवार होती है, इन दीवार के किनारों पर आपको यहाँ पर जो पानी की बूंदें जमा होती हुई मिल जाएगी। इस तरह से पानी की बूंदें क्या होती है, जमा हो जाती है। कि ये कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, यही होता है संघनन। क्या होता है, संघनन। मतलब जो वायु में होती है, जो वायु में वाष्प होते हैं वो ठंडा हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, यहाँ पर ये जल के रूप में जमा हो जाते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो इस जो गिलास है इसके अंदर का जो बर्फ, इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर आ गया हो, ऐसी बात नहीं है। वो संघनन की क्रिया से पानी हो जाता है। दूसरा आप कभी देखेंगे, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण, कि अगर आप किसी बर्तन में पानी को या किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बना रहे हैं, यहाँ पर जो कह सकते हैं सब्जियां बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पानी को ही गर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जल को ही गर्म कर रहे हैं। जब इसको गर्म करते हैं ये क्या होता है कि भाप बनकर इस तरह से इसमें का जो जल होता है वो वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। धीरे धीरे क्रिया चालू हो जाती है, हमको दिखाई भी नहीं देती है, ठीक है। इसको देखने के लिए हम एक प्लेट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लेट, और उस प्लेट को इसके ऊपर रख देते हैं। इस प्लेट को क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह से प्लेट को रख देते हैं। जब प्लेट को रख देते हैं तो देखा जाता है कि कुछ समय बाद जब आप प्लेट को हटाएंगे तो उसके प्लेट के तली में, मतलब प्लेट के निचले हिस्से पर, अंदर वाले हिस्से पर पानी जमा रहता है, द्रव जमा रहता है। अब वो द्रव क्या होता है, ध्यान से समझना, कि ये जो जल होता है पहले तो बदलता है गर्म करने पर वाष्प में, पहले किस में बदलेगा, वाष्प में। मतलब पहले जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी, तो वो होगी भैया इसमें क्वथन की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, क्वथन। जैसे ही गर्म करेंगे ये जो द्रव है वो वाष्प में बदलेगा, मतलब क्रिया कौन सी हो जाएगी, क्वथन की। फिर जैसे ही वाष्प जाकर इस प्लेट की तली में टकराएगा, प्लेट के नीचे टकराएगा, तो टकराते समय वो धीरे धीरे वहां पर ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही वो वाष्प ठंडा हुआ, मतलब ये जो वाष्प है वो यहाँ पर ठंडा हुआ इसके तली में, तो वो सीधे बदल जाता है द्रव में। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संघनन की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। पहले तो क्वथन की क्रिया हुई, फिर बाद में कौन सी क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। तो इस क्रिया को मतलब कह सकते हैं कि जब वाष्प को ठंडा कर दिया जाए और वाष्प ठंडा होने के बाद जो है एक द्रव का रूप ले ले, मतलब जल के रूप में हो जाए, तो उसी को कहेंगे संघनन की क्रिया। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि संघनन की क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्रिया का नाम बता रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है आस्वन।
आसवन किसे कहेंगे। अब आसवन को भी समझ लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो जल को मतलब इसमें द्रव को गर्म करने पर वो वाष्प में बदला, मतलब क्रिया कौन सी हो गई, क्वथन की हो गई। फिर वही वाष्प को जब ठंडा हुआ, मतलब उसको ठंडा किया गया, तो वही वाष्प फिर किस में बदल गया, इसके प्लेट के नीचे द्रव में बदल गया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, संघनन क्रिया हो गई। इन दोनों क्रियाओं को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं आसवन बोलते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो आसवन में होता क्या है, तो पहले क्वथन होता है। पहले क्या होगा, क्वथन, फिर क्या होगा, संघनन। पहले क्वथन होगा, फिर संघनन होगा, तब जाकर बनेगा आसवन। अब ये आसवन जरूरी क्यों है, तो ये आसवन होता है प्योरीफाई करने के लिए, मतलब शुद्धिकरण करने के लिए। जो जल होता है उसको एकदम शुद्ध करने के लिए जो किया जाता है क्रिया आसवन किया जाता है। मतलब पहले पानी को गर्म करेंगे, पानी को खौलाएंगे, उबालेंगे, और उसके भाप को फिर ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद फिर जब वो आ जाएगा द्रव के रूप में, तो उसी को कह देंगे आसवन। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 3D डायमेंशन से समझते हैं। जैसे ये हो गया द्रव, इसमें क्या भरा है, द्रव भरा है। ठीक है, ये हो गया द्रव। इसको जैसे ही गर्म किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। ये गर्म करने पर बदलेगा किसमें, गैस। किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ये इस तरह से गैस में बदल गया। ठीक है, और इसको मान लेते किसी दूसरे पात्र में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको दूसरे पात्र में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो यही गैस यहाँ पर जो है ठंडा होकर क्या होगा, ठंडा होकर यहाँ पर बदल जाएगा किसमें, फिर द्रव के रूप में आ जाएगा। फिर किसमें बदल जाएगा, द्रव के रूप में। ये पूरी क्रिया क्या हो जाएगी, ये गर्म किया गया तो वाष्प में बदला, किसमें बदला, वाष्प में। ये क्रिया हो गई, और ये क्रिया होगी क्वथन की। क्रिया कौन सी होगी, क्वथन की। और जब वाष्प से फिर द्रव में बदला तो ये क्रिया, तो जब वाष्प द्रव में बदलेगा ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगी संघनन की। बात समझिए, गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदला तो क्वथन की क्रिया, फिर वाष्प को जब ठंडा करके दूसरे बीकर में डाला गया, मतलब वो द्रव में बदल गया, तो वो हो गई संघनन की क्रिया। जब इन दोनों क्रियाओं को देख लेंगे तो वो दोनों क्रिया हो जाती है आसवन। मतलब कह सकते हैं कि आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन। मतलब पहले क्वथन करना फिर संघनन करना, दोनों कर लेंगे तो हो जाएगा आसवन। और इसी आसवन का उदाहरण होता है आसुत जल, जो कि आसवन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, उसे आसुत जल बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, ये आसुत जल जो होता है वो संघनन की क्रिया से होता है। इसका उदाहरण है आसुत जल। बाकी अगर संघनन का मैं उदाहरण बताऊं तो संघनन का मैंने उदाहरण बता दिया कि जो बारिश का होना, ठीक है, वो संघनन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आप ठंडी वस्तु को या बर्फ को आप किसी गिलास के अंदर रखते हैं, बाहर की तरफ उसके दीवार की तरफ पानी की बूंदे आ जाती है, वो भी कौन सी क्रिया है, संघनन की क्रिया है। अगर कहीं पर देखते हैं किसी पात्र में अगर पानी को गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है, उबाला जाता है, तो उसके ऊपर अगर एक प्लेट रख दी जाए तो उस प्लेट को जैसे ही हटाएंगे तो प्लेट की तली पर जो है पानी रहता है, द्रव रहता है, तो वो भी क्रिया कौन सी होती है, संघनन की होती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा संघनन क्या कहते हैं।